हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तनुज क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 12th के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे हैं चैप्टर वाइज। हम आज उसी चैप्टर सीरीज में फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर चैप्टर 9 जिसका नाम है वैश्वीकरण, इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। आप इस चैप्टर को देखने के बाद उन पिछले चैप्टर को भी ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में तनुज क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। ये सब क्वेश्चन जो प्रीवियस हैं आपको पेपर में आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करने में आपको हेल्प करेंगे और आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर। इसमें क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य कार्य का उल्लेख करें। क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। इसका आंसर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नियम निर्धारित करना है। बेसिकली काम क्या है इसका? नियम निर्धारित करना, मतलब रूल बनाना काम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहना कहाँ तक सही है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य की संप्रभुता का क्षरण होता है। क्वेश्चन 2009 में आया और इसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर है वैश्वीकरण कुछ हद तक राज्य की संप्रभुता को प्रभावित करता है, क्योंकि राज्य सरकारों को विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों का पालन करना पड़ता है। जो वैश्वीकरण है ये सभी देशों को कहीं ना कहीं रूप से प्रभावित करता है, जिससे राज्य के इंटरनल लेवल पर भी इसका आप प्रभाव देख सकते हैं। वैश्वीकरण में क्या होता है, आप इसका सबसे प्रभाव मैकडोनल्ड देख सकते हैं इंडिया में। इसी प्रकार के और भी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है। क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है। इसका उत्तर है वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के विभिन्न भागों में विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों का प्रवाह। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों का प्रवाह यह एक बहुआयामी अवधारणा है। इसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल अभिव्यक्ति हैं और इन्हें पर्याप्त रूप से अलग किया जाना चाहिए। मतलब जो वैश्वीकरण है ये सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, चाहे वो पूंजी हो, व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब कोई एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके विचार भी जाते हैं, पैसा भी जाता है और वो कोई ना कोई वस्तु भी लेके जाता है अपने साथ में। इस प्रकार ये लोगों का प्रभाव भी हो गया, उसके साथ में इन सब चीज़ों का प्रभाव हो गया। ये वैश्वीकरण को बढ़ाता है। एक देश से दूसरे देश में हम कल्चर को देखते हैं कि हमारे कल्चर अदर देश में अपनाए जाते हैं। जैसे जो दिवाली का पर्व होता है हमारे यहाँ पर, वो अमेरिका में भी एक दिया जलाकर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 2 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन है वैश्वीकरण के कोई 2 लाभ बताइए। क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। इसका उत्तर है वैश्वीकरण के 2 लाभ। फर्स्ट है यह युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बेसिकली आप देख सकते हैं आज भी लोग अपने अच्छा जीवन यापन करने के लिए विदेशों में जाते हैं। ये लोगों का प्रवाह है। एक तो लोगों का प्रभाव हो रहा है, दूसरा लोगों को रोजगार दे रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है यह विचारों, पूंजी, वस्तु और लोगों के एक स्थान दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करता है। मतलब जब लोग एक जगह जाते हैं तो अपने साथ में वो पूंजी भी लेके जाते हैं, वस्तु भी लेके जाते हैं। लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो उस देश का कल्चर भी साथ में लेके जाते हैं। ठीक है, इसके 2 लाभ हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वैश्वीकरण के कोई 2 राजनीतिक परिणाम बताइए। क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। इसका उत्तर देखते हैं। राजनीति वैश्वीकरण के परिणाम निम्नलिखित हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है इसने सरकार की वह क्षमता कम कर दी जिससे राज्य की क्षमता नष्ट हो गई है जो वह करना चाहती है। इससे राज्य सरकार की क्षमता कम हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पूरी दुनिया में एक अति सूक्ष्मवादी राज्य में तब्दील हो गई है। कल्याणकारी राज्य मतलब जो सरकार कार्य करती है लोगों के लिए, उसे कल्याणकारी कार्य कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों को मुफ्त में सुविधा प्रदान की जाती है स्वास्थ्य क्षेत्र में या एजुकेशन लेवल पर। ये राज्य की कल्याणकारी योजनाएं बोल सकते हैं आप इन्हें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है तकनीकी उन्नति ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है। क्वेश्चन 2012 में आया है और 8 में भी। इसका उत्तर है वैश्वीकरण के संबंध में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है। टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप जैसे तकनीकी आविष्कारों ने विभिन्न वैश्विक कारकों के बीच संचार की क्रांति ला दी है। इसलिए मुद्रण के आविष्कार ने राष्ट्रवाद के निर्माण का आधार रखा है। इस प्रकार तकनीकी उन्नति और अंतर संबंधों में मान्यता ने वैश्वीकरण को प्रभावित किया है।
मतलब वैश्वीकरण ने हर क्षेत्र में क्रांति करी है, मतलब कह सकते हैं जैसे तकनीकी क्रांति, संचार की क्रांति कर सकते हैं, जिससे आजकल लोग घर बैठे ही कहीं विदेश में घर से बाहर बात कर सकते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक समरूपता क्या है? एक उदाहरण देकर बताइए कि इसका परिणाम नकारात्मक नहीं है। क्वेश्चन 2012 में आया है। उत्तर है, वैश्वीकरण के कारण एक समान संस्कृति का उदय हुआ, जिसे सांस्कृतिक समरूपता कहा जाता है। एक समान संस्कृति मतलब इसे संस्कृत समरूपता कहा जाता है, जिसकी संस्कृति समान होती है। यह एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के साथ घुलना मिलना है। परिणाम स्वरूप हमेशा नकारात्मक नहीं होता। परिणाम हमेशा नकारात्मक नहीं होता, क्योंकि खादी कुर्ते के साथ जीन्स भी अच्छी लगती है। आजकल अमेरिका में भी जीन्स और कुर्ता पहनता है। संस्कृति क्या है? हमारे देश में संस्कृति है साड़ी पहनना। आप देख सकते हैं विदेशी लोग भी आजकल साड़ी पहनते हैं और विदेशों में शॉर्ट्स पहने जाते हैं, जो कि भारत देश में भी पहने जाते हैं। ये होती है सांस्कृतिक आदान प्रदान, चाहे वो खादी कुर्ता हो चाहे वो जीन्स, ऐसे हर देश अपना सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षणवाद द्वारा उत्पन्न किसी एक समस्या का उल्लेख करें। क्वेश्चन 2008 में आया है। क्वेश्चन इसका उत्तर हो सकता है, संरक्षणवाद राज्यों द्वारा घरेलू उद्योग, कंपनी, व्यापारियों आदि के आर्थिक और व्यावसायिक हित की रक्षा के लिए अपनाया जाता है। जो संरक्षणवाद होता है, संरक्षण मतलब हम किसी चीज का संरक्षण करते हैं। ये किस लिए अपनाया जाता है? ताकि कोई भी है व्यक्ति, मान लीजिए कंपनी है चाहे वो व्यक्ति है, किसी भी चीज की सुरक्षा करता है ताकि वो चीज सिर्फ उसी के पास रहे, किसी और के पास ना जाए। इससे जो होता है, एक तो नुकसान होता है, अगर कोई मान लीजिए तकनीक है पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए, अब वो दूसरे देश के पास नहीं है, अगर वो उसको देगा ही नहीं तो इससे प्रदूषण तो बढ़ता ही रहेगा ना, और ये ज़्यादा प्रदूषण करता है। एक तो ये तो रोक लेगा क्योंकि इसके पास तकनीक है, पर इसको दे नहीं रहा है, इससे संरक्षण हो रहा है उसका। इस प्रकार ये चीज़ समस्या बढ़ती जाती है संरक्षण करने से। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, दीर्घकाल में संरक्षणवाद उद्योग को कमजोर करता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के बिना कोई नवाचार दक्षता नहीं होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कम गुणवत्ता और महंगा उत्पादन हो सकता है। मतलब अगर उसका हम संरक्षण करते रहेंगे तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी और वो बहुत महंगा हो जाएगा। इस तरह घरेलू उत्पादन विदेशी उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के संबंध में प्रवाह का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन 8 में आया, 2008 में। इसका आंसर है, वैश्वीकरण के संबंध में प्रवाह का तात्पर्य विचारों, पूंजी, वस्तु और लोगों के विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में होने वाले आवागमन से है, जिसके कारण वैश्वीकरण की प्रकृति या प्रक्रिया अस्तित्व में आती है। आवागमन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा जाल से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है और इसके बाद भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर देख लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा जाल से तात्पर्य राज्यों द्वारा समाज के गरीबी और कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किए गए कल्याणकारी उपायों से है, जो आर्थिक विकास से वंचित है। मतलब कल्याण करना है ऐसे लोगों का जो गरीब वर्ग है या कमजोर वर्ग है, और उसके लिए आर्थिक विकास करना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पर सरकार मुफ्त इलाज मुहैया कराती है, जिससे कि एक तो जो गरीब लोग हैं उसका स्वास्थ्य भी सही हो जाता है और उसके पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। ये होता है, एक तो आर्थिक विकास भी हो रहा है और उसका कल्याण भी हो रहा है, स्वास्थ्य भी सही हो रहा है। इसी तरह एजुकेशन लेवल पर भी है और औद्योगिक क्षेत्र पर भी उनके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं होती, चाहे पेंशन हो चाहे कुछ भी हो, इसी प्रकार हो सकती हैं। इस प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्कर। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के किन्हीं 4 आर्थिक परिणामों की व्याख्या करें। क्वेश्चन 2016 में है। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, वैश्वीकरण की परिभाषा के लिए वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विचारों, पूंजी, वस्तुओं और लोगों के प्रवाह का एक बहुआयामी अवधारणा। इसकी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है और इन्हें पर्याप्त रूप से विभेदित किया जाना चाहिए। अब इसमें सिर्फ आर्थिक परिणाम पूछे थे, पर इसमें ना हमें 3 परिणाम दिए गए हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो हम इन सभी पॉइंट्स को भी देख ही लेते हैं, जो कि आपको इन शॉर्ट आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, प्लस पॉइंट हो गया ये आपका। तो इनके पॉइंट देखते हैं, पहले राजनीतिक देखते हैं। इसमें है
इससे राज्य की भूमिका कम होती है। राज्य की भूमिका कम हो जाती है, वे कल्याणकारी राज्य के बजाय बाजार रूप की ओर ले जाते हैं। इसका परिणाम ये हुआ है वैश्वीकरण से। अब जो लोग हैं वो कल्याण ना करके सीधा बाजार की ओर जा रहे हैं, मतलब सीधा प्राइवेटाइजेशन करवा रहे हैं। जैसे कि लोग अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा जल्दी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलाज जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके परिणाम स्वरूप IMF, विश्व बैंक और WTO आदि का उदय हुआ है, जो कि ये आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं किसी भी देश को। नेक्स्ट पॉइंट है, बाजार के कारक सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आप देख सकते हैं, अगर हम कोई जैसे चाइना का सामान है वो हमारे देश में आना ही आना है, क्योंकि लोग ये चीप सामान होता है, इसे खरीदते हैं। ये सरकार की नीति को प्रभावित करता है। अगर कोई सामान हमारे देश में नहीं आएगा तो सरकार उसे कहाँ से इम्पोर्ट करेगी, जिससे लोगों को भी उसकी ज़रूरतों की कमी महसूस होएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे राज्य संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा को प्रभावित हुई है। राज्य की संप्रभुता प्रभावित हुई है। कुछ कार्य अपनी संप्रभुता के लिए करती है, जिससे कि वो नहीं कर सकती है लोगों के चलते। अब देखते हैं आर्थिक परिणाम, जो कि इस क्वेश्चन की नीड थी। इसका पॉइंट है, यह समाज के कुछ विशिष्ट समूहों के विकास पर केंद्रित है। कुछ विशिष्ट समूह के मतलब जो कि अमीर वर्ग है उसके विकास पर केंद्रित है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक वैश्वीकरण समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता को बढ़ाता है, मतलब अमीर गरीब का फर्क को बढ़ाता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि जो देश है वो इन सब संस्थाओं से पैसे उधार लेते हैं, ताकि वो अपने देश में उसका विकास के उद्योग के लिए उसका प्रयास कर सके या फिर उनको लगवा सके अपने देश में उद्योगों को। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक वैश्वीकरण उपभोक्तावाद को जन्म देता है और समाज में बाजार की भूमिका को बढ़ाता है। उपभोक्तावाद, लोग अपनी ज़रूरत की रोटी कपड़ा मकान के अलावा आजकल देखते हैं मैकडोनल्ड ले रहे हैं, मैकडोनल्ड के परचेज़ कर रहे हैं, जीन्स है, ये सब चीज़ देख रहे हैं। आप देखते हैं इसका सांस्कृतिक पॉइंट। सांस्कृतिक पॉइंट है, इससे सांस्कृतिक प्रभुत्व बढ़ा है, मतलब कल्चर एक जगह से दूसरी जगह गया है और पश्चिम संस्कृति का प्रभुत्व है। यह संस्कृति के एकीकरण अर्थात सांस्कृतिक रूपीकरण की ओर ले जाती है, मतलब हमारी संस्कृति दूसरे देश के लोग अपना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सांस्कृतिक रूपीकरण के कारण सांस्कृतिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक विषमीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा मिला है। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, जिसमें कि एक देश की प्रभुता संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति पर भारी पड़ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और इस चैप्टर को देखने के बाद इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, जो इसमें सभी चैप्टर के लाइन वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए गए हैं। इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में किस प्रकार योगदान दिया है? व्याख्या करें। क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। इसका उत्तर है, वैश्वीकरण की परिभाषा के लिए वैश्वीकरण का अर्थ दुनिया के विभिन्न भागों में विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों का प्रवाह है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है। इसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है और इन्हें पर्याप्त रूप से अलग किया जाना चाहिए। अब इसके प्रौद्योगिकी पॉइंट देखते हैं। प्रौद्योगिकी ने निम्नलिखित तरीके से वैश्वीकरण में योगदान दिया है, तो पॉइंट देखें। फर्स्ट पॉइंट है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप जैसे तकनीकी आविष्कारों ने विभिन्न वैश्विक कारकों के बीच संचार क्रांति ला दी है और इसलिए मुद्राकरण के आविष्कार ने राष्ट्रवाद के उभय का आधार तय किया है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के बारे में सोचने के तरीकों को प्रभावित करती है। आप देख सकते हैं आजकल लोग मुर्गे की आवाज़ से ना उठकर अलार्म की आवाज़ से उठते हैं, ये तकनीकी है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूरे विश्व में विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों के आदान प्रदान केवल तकनीकी प्रगति के कारण ही संभव हुए हैं। तकनीकी प्रगति से हुए, जैसे कि जहाज, अगर जहाज ना होता तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाते हैं। इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पूंजीगत वस्तुएं और सेवाओं के स्थानांतरण विश्व के विभिन्न भागों में लोगों के स्थानांतरण की तुलना में अधिक व्यापक और तीव्र होने की संभावना है। पूंजीगत वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, जिससे लोग उसकी ज़रूरतों की महसूस नहीं, मतलब आजकल जो लोग हैं वो लग्जरियस जीवन जीने के लिए, अपने जीवन यापन को बेहतर दिखाने के लिए लग्जरियस वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कारें खरीदना, बड़े बंगलों में रहना, इस टाइप से। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तकनीकी प्रगति ने भौतिक दूरियों
को कम कर दिया है, भौतिक दूरी कम कर दिया है। जो लोग पहले समुद्र से जाया करते थे वो जहाज से जाते हैं, जो कि पहले महीनों का सफ़र होता था, अब कुछ दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। विश्व में व्यापक रूप से अंतर संपर्क को बढ़ा दिया है। इस सब देशों का संपर्क बढ़ते गए हैं। कोई भी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में कभी भी जा सकता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर का। वैश्वीकरण को परिभाषित करें। यह एक बहुआयामी अवधारणा है। औचित्य सिद्ध करें। क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है। इसका आंसर है वैश्वीकरण की परिभाषा के लिए वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विचारों, पूंजी, वस्तुओं, लोगों का प्रवाह। आपको इन शॉर्ट ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी, क्योंकि ये हर लाइन हर क्वेश्चन में आ रही है। ये लाइन आपको याद कर लेनी बिल्कुल अच्छे से। वैश्वीकरण के लिए अगर वैश्वीकरण की परिभाषा पूछे तो आपको बस ये लाइन लिख ही देनी है, मतलब एज इट इज। इसका नेक्स्ट पॉइंट है यह एक बहुआयामी अवधारणा है। इसकी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है और इन्हें पर्याप्त रूप से अलग किया जाना चाहिए। पॉइंट देखते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हाँ यह बहुआयामी अवधारणा है क्योंकि इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है और ये एक दूसरे से बहुत अलग है। ये कहना गलत है कि वैश्वीकरण विशुद्ध रूप से आर्थिक चिंता है और विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक घटना होगी। वैश्वीकरण ने दुनिया को असमान रूप से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालने से बचना महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है 6 मार्कर क्वेश्चन है। वर्तमान विश्व पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों की व्याख्या करें। क्वेश्चन 2015 और 8 में आया हुआ है। इसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है। ये आंसर देखते हैं इसका। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कोई 2 बताने हैं तो पूछे थे, बता देते हैं, इसमें काफ़ी है। फर्स्ट पॉइंट है वस्तु और सेवाओं की व्यापार में वृद्धि। वस्तु और सेवाएं बढ़ी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह निजी विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करता है। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो पूंजी का भी आदान प्रदान करता है ना, इसलिए वो आकर्षित करता है। नेक्स्ट है इससे रोजगार के नए अवसर मिले हैं। रोजगार, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो उसको नए रोजगार मिलते हैं, या कोई बाहर से हमारे देश में आता है तो उसको रोजगार के अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट है इससे जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। अब लोगों के जो आज तकनीकें बढ़ी हैं तो इससे जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ है। अब उन्हें अब बीमारी के लिए ना सरकारी अस्पताल से जाता ही है, पर प्राइवेट अस्पतालों में भी जाते हैं और इलाज जल्दी हो जाता है क्योंकि तकनीकें आ गई हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। नेक्स्ट पॉइंट है इससे उत्पादन, दक्षता और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। तकनीक बढ़ी है तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आकर्षित करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वो होता है जब कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से जब विदेशी पैसा भारत के अंदर आता है तो ये होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और या फिर हमारे देश में कोई भी विदेशी कंपनी हमारे देश में अपना उद्योग शुरू करती है तो वो उसके लिए पैसा लाती है, उसे भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नकारात्मक। यह विदेशी कंपनी सामाजिक कल्याण के स्थान पर केवल लाभ केंद्रित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जो विदेशी कंपनी आती हैं वह समाज कल्याण न करके सिर्फ लाभ कमाती हैं अपने लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसने अमीरों को और अधिक अमीर तथा गरीबों को और अधिक गरीब बनाया, आय असमानता को बढ़ाया है। मतलब जो अमीर वर्ग है वो सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करता है, जो गरीब है वो गरीब का गरीब ही रह गया है, उसे कोई आय समानता नहीं मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक कल्याण भी देश के वनस्पति और जीव जंतुओं की कमी का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब कोई विदेशी कंपनी या फिर भारत की कोई कंपनी हमारे यहाँ पर कोई उद्योग लगाती है तो उससे वो सारी जगह प्रभावित होती है, वहाँ के लोग प्रभावित होंगे, पशु पक्षी प्रभावित होंगे, वहाँ की जो खनन है या फिर उर्वरकता है वहाँ वो भी प्रभावित होएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी देश की संस्कृति पर वैश्वीकरण के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। इसका उत्तर देखते हैं। संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक वैश्वीकरण हमारे भोजन, कपड़े और सोचने को प्रभावित करता है। भोजन देख सकते हैं, हम आजकल मैकडोनल्ड जैसी चीज़ें खाते हैं, चाउमीन जैसी चीज़ें खाते हैं। कपड़ों में हम जीन्स का प्रयोग देख सकते हैं। सोच में हम तकनीकी सोचते हैं, बाहर का व्यापार कैसे किया जाए, काम कैसे किया जाए, इस प्रकार की सोच हमारी प्रभावित हुई है। लेकिन कभी कभी बाहरी प्रभाव केवल हमारे पसंद को बढ़ा देता है और कभी कभी वह पारंपरिक मानदंडों को प्रभावित किए बिना हमारी संस्कृति को बदल देता है। मतलब हमें हमारे मानदंड को प्रभावित नहीं करेगा। हमें जीन्स पहननी है या फिर जीन्स का या साड़ी पहननी है तो हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि इसे आप यूज़ करो, पर ये हमारी इच्छा है, हमारी पसंद है। हमें देखने में जो चीज़ पसंद होती है वो हमारे मानदंडों पर निर्भर करती है। ये इसमें बताया है। बिना परिवर्तन के बदलाव लाना, जैसे कि बर्गर मसाला डोसे का विकल्प नहीं है।
इसलिए यह कोई वास्तविक चुनौती पेश नहीं करता है। हम इसको बिना किसी बदलाव या चुनौती के इसको स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरह नीली जीन्स घर पर बने खादी कुर्तों के साथ अच्छी लग सकती है। यहाँ बाहरी प्रभाव का नतीजा एक नया संयोजन है जो अनूठा है। इस कपड़े का संयोजन को उस देश में वापस निर्यात किया गया है जिसने हमें नीली जीन्स दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावकारी समाज की संस्कृति कम शक्तिशाली समाज पर अपनी छाप छोड़ती है। जो विकासशील देश है वो छोटे पर प्रभाव तो देगा ही, और विश्व प्रभावशील शक्ति की इच्छा के अनुसार देखने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह न केवल गरीब देशों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है, क्योंकि इससे पूरे विश्व की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत सिकुड़ती जा रही है। संस्कृति सिकुड़ती जा रही है मतलब लोग अपने देश की संस्कृति को छोड़कर दूसरे देश की संस्कृति को अपना रहे हैं। ये एक सिकुड़ना भी हो गया, क्योंकि अपने देश तो बाहर जा ही रहे हैं, सॉरी देश के लोग तो बाहर जा ही रहे हैं, जिससे कि वो तो प्रभावित होंगे ही, और बाकी जो देश हमारे देश की संस्कृति सिकुड़ती जा रही है मतलब लोग भी कम होते जा रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण की व्यापक बनाता है और सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। इसका उत्तर है, वैश्वीकरण पर 3 प्रभाव देखते हैं। इसका फर्स्ट है, आर्थिक वैश्वीकरण IMF, WTO जैसी संस्थाओं को अधिक महत्व देता है। वैश्विक आर्थिकरण, क्योंकि ये संस्थाएं जो होती हैं पैसा मुहैया कराती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें विश्व के विभिन्न भागों देशों के बीच अधिक आर्थिक प्रवाह हुआ है। विभिन्न देशों में आर्थिक प्रवाह होता रहता है, सामान का इधर उधर आदान प्रदान। नेक्स्ट पॉइंट है, चूंकि विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध कम हो गए हैं, इससे दुनिया भर में वस्तुओं का व्यापार बढ़ रहा है। वस्तुओं का व्यापार बढ़ रहा है, कोई भी देश प्रतिबंध नहीं लगाता है कि हमें इस देश से सामान लेना है या नहीं लेना है, इस प्रकार के प्रतिबंध। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इससे इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से राष्ट्रीय सीमाओं के पार विचारों का आदान प्रदान हुआ है। आज हम अपने कोई भी समाचार देखना होता है, अगर हमें देखना है जैसे कि किसी देश में कोई घटना हुई है तो हम उस घटना की तुरंत जानकारी इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है कि फला देश में कोई घटना हुई है, या किस देश में कोई चुनाव है, या फिर कोई युद्ध हुआ है। अब यूक्रेन युद्ध का एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो हो किसी और देश में रहा है और हमें उसकी पूरी अपडेट है कि उस देश में क्या चल रहा है। यह है इंटरनेट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक वैश्वीकरण ने कमजोर देश विशेषकर इन देशों के गरीबों के लिए आर्थिक बर्बादी ला दी है, क्योंकि इन देशों के पास अपने प्रौद्योगिकी के लिए पैसा नहीं है। यहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा मतलब तकनीकी रूप से विकसित नहीं है, उनकी सोच भी छोटी है और उनकी संस्कृति भी बहुत कमज़ोर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और इस चैप्टर को या इस प्रीवियस चैप्टर को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। उन्हें ये भी बताएं कि हमने इस पूरे चैनल की ये पूरी बुक की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसे आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। इसका आंसर है, वैश्वीकरण ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया है। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाने के बाद भारत ने वस्तु के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया। इसने निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए FDI बढ़ा दी है। इसने विश्व मुद्रा भंडारण को भी बढ़ाया है। मतलब 1991 की आर्थिक नीति अपनाने के बाद भारत ने कई सारे अपने नियम नीति बदले हैं। इससे एक तो उसने हमारे देश में वस्तुओं के आयात को जो प्रतिबंध है उसे हटा दिया है। अब हमारे देश में विदेशों से सामान आ सकता है। अब कोई भी देश हमारे देश में FDI कर सकता है, FDI ला सकता है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश में भी आप देख सकते हैं कि डॉलर और जो अन्य देशों की मुद्रा हमारे देश में उन मुद्रा भंडारण में हो रहा है, क्योंकि जो विदेशों में लोग रहते हैं वो अपने घर वालों को जो पैसा भेजते हैं, इस तरीके से भी पैसों का आयात हमारे देश में होता है। इससे हमारी FDI बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैश्वीकरण को अपनाने के बाद भारत में अमेरिका और यूरोपीय संस्कृति का प्रसार हुआ है। खान पान की आदतें और पहनावा बदल रहा है। परिवार संयुक्त से एकल परिवार में बदल गया है, मतलब ज्वाइंट से न्यूक्लियर में बदल गया है फैमिली। बर्गर और पिज़्ज़ा खाने और जीन्स पहनने से हमारे जीवन में नाटकीय बदलाव आया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में वैश्वीकरण के बाद सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। वैश्वीकरण के बाद
भारत अन्य देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य में भी शामिल हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पर भारत नेतृत्व की भूमिका निभाता है। हालांकि भारत में वैश्वीकरण का विरोध विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। ये इस प्रकार है, इसका जो विरोध बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है औद्योगिक श्रमिकों की ट्रेड यूनियनों, साथ ही सामाजिक आंदोलन और एकीकरण वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ किसान आंदोलन और वैश्वीकरण के प्रतिरोध के कुछ रूप हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका यूरोप कंपनियों द्वारा नीम जैसे कुछ पौधों के पेटेंट को लेकर भी भारत में व्यापक विरोध हुआ है। एक तो इस तरफ ये इसके प्लस पॉइंट हो गए हैं और ये इधर इसके नेगेटिव पॉइंट बताए गए हैं। एक तो जो भारत विकास कर रहा है, भारत ने अपनी आर्थिक नीति अपनाई है, उसने भारत से आयात प्रतिबंध को हटा दिया है, हमारे देश में आयात हुआ है, FDI आई है, हमारे देश की संस्कृति जो है एक देश से दूसरे देश में जारी है, इससे आदान प्रदान हो रहा है, हमारे खान पान में अंतर आया है, पिज़्ज़ा खाने लगे हमारे देशों में लोग, बर्गर खा रहे हैं अपने साग सब्जी से हटकर। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी भी बड़ी है और जो हमारी टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत आप मिशन देख सकते हैं कि आदित्य मिशन जैसे भेजे गए हैं और इसी प्रकार भारत अपनी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है। पर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, जैसे ट्रेड यूनियन में जो गरीब लोग हैं वो जो गरीब लोग हैं उनका जीवन स्तर प्रभावित हुआ है, क्योंकि जब कोई विकास करेगा जो औद्योगिक क्षेत्र वो हटाएगा किसी जगह से, तो उससे जो उसके आसपास के लोग हैं उसको प्रभावित होएगा, आदिवासी लोग प्रभावित होंगे, अल्पसंख्यक वर्ग प्रभावित होएगा। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तो फायदा हो जाता है, पर हमारे देश के जो कमजोर वर्ग हैं वो अल्पसंख्यक रह जाते हैं। विदेशी कंपनियां हमारे देश से सामान ले जाके उसका पेटेंट ले लेती हैं और अगर पेटेंट ले लिया जाता है तो उस सामान को हम नहीं बना सकते हैं, उस पेटेंट पे उसी देश का अधिकार हो जाता है। इस पेटेंट लेने से भी हमारे देश में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, हो सकती भी हैं, हो रही भी हैं। इस प्रकार जो है प्लस पॉइंट के साथ में वैश्वीकरण के नेगेटिव पॉइंट भी साथ में दिए गए हैं। ये आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है। इस प्रकार ये पूरी बुक कंप्लीट हो गई है, बुक 1 क्लास 12 की। आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में हमें बताएं ज़रूर। इस प्रकार चैप्टर खत्म होता है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और हमारी इस पूरी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें एक बार फिर से, जिससे कि आपको पेपर में हेल्प मिले आंसर लिखने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।